हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग। तो बड़े स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26। और सबको मालूम है कि AS 26 का जो ताल्लुक है वो इंटेंजिबल एसेट से है, जिसको हम सिंपली इंटेंजिबल्स बोल देते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे गुडविल है, जैसे पेटेंट है, जैसे ट्रेडमार्क है, लाइसेंसेस हैं, ब्रांड्स हैं, करेक्ट, मोशन पिक्चर्स हैं, फ्रेंचाइज हैं, ये सब जो है इंटेंजिबल एसेट्स हैं। पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट को डिफाइन कैसे करता है? इंटेंजिबल एसेट्स को डिफाइन जो करा जाता है ठीक उसी तरीके से करा जाता है जैसे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एसेट की डेफिनेशन हमें देता है। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हमें एसेट की डेफिनेशन क्या देता है? क्या डेफिनेशन देता है? मैंने कई बार क्लासेस में ये बताया भी हुआ है। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एसेट्स की डेफिनेशन क्या देता है कि एसेट जो है एक रिसोर्स है। एसेट इज ए रिसोर्स, करेक्ट, एंड विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज। जो एंटरप्राइज जो है कंट्रोल करती है, करेक्ट, विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड इट इज कैपेबल ऑफ फेचिंग रिटर्न्स। ये हमें रिटर्न्स दे सकता है। तो एसेट्स को जो डिफाइन करा जाता है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के द्वारा कि एसेट इज ए रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड विच इज कैपेबल ऑफ फेचिंग द रिटर्न। तो इसी तरह से हम इंटेंजिबल एसेट्स को भी कह सकते हैं कि इंटेंजिबल एसेट एक रिसोर्स है जो कि एक एंटरप्राइज कंट्रोल करती है और इसमें कैपेबिलिटी है कि ये हमारे लिए रिटर्न लेकर के आ सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? लेकिन बिकॉज हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होना जरूरी है दो और कैरेक्टरिस्टिक इसमें। एक तो कि ये रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटरप्राइज होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा ये कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होना चाहिए वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, ये बात कई बार बच्चों को समझ नहीं आती है, तो ध्यान से सुने। सपोज मैं ये कहता हूं कि 4 एसेट्स हैं, A1, A2, A3 एंड A4। ये 4 एसेट्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये 4 एसेट्स हैं और मान लेते हैं इन चारों एसेट्स की जो वैल्यू है वो मिला करके 100 लाख रुपए की है। और इन 4 एसेट्स में जो A1 है, मान लेते हैं कि वो गुडविल है। अब ये चारों एसेट्स की वैल्यू मिलाकर के कितने की है? 100 लाख की। तो गुडविल सेपरेटली कब मानी जाएगी, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कब मानी जाएगी? अगर मुझे ये पता हो कि ये 100 लाख में से 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गुडविल की वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी कि जब हम कहते हैं सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, इसका मतलब दूसरे एसेट से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। Is it clear to you or not? This is what we mean by separately identifiable का मतलब ये है कि हम उसको separately identifiable कर सकते हैं। तो intangible asset 1, it is a resource controlled by an enterprises। दूसरा ये identifiable होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये नॉन मॉनिटरी एसेट होना चाहिए जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता ये तो तुम्हें मालूम ही है। और नॉन मॉनिटरी एसेट के बारे में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 11 में भी मैंने इसकी चर्चा करी हुई है। लेकिन कितनी ही बार बच्चों को समझाओ, बच्चे फिर भी ये नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी एसेट्स में बड़ी कन्फ्यूजन करते हैं। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, बैलेंस शीट में कई आइटम ऐसे होते हैं जो या तो मनी फॉर्म में होते हैं, या तो मनी फॉर्म में होते हैं, या उन एसेट के अगेंस्ट हमें कुछ मनी मिल सकता है, कुछ अमाउंट रिसीव मिल सकता है। बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो या तो मनी फॉर्म में होते हैं या उनके अगेंस्ट हमें कुछ मनी मिल सकता है। उनको हम बोलते हैं मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स जैसे कि कैश है, कैश तो मनी फॉर्म में ही है। बैंक है, उसके अगेंस्ट मुझे मनी मिल सकता है। डेटर्स है, मैंने उसके अगेंस्ट पैसे लेने हैं। बिल्स रिसीवेबल है, उसके अगेंस्ट मैंने पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स है, उसके अगेंस्ट मैंने पैसे देने हैं। जरूरी नहीं कि पैसा मिल सकता हो, पैसा देना भी पड़ सकता है। बिल्स पेबल है, उसके अगेंस्ट मैंने पैसे देने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है डिवेंचर्स में। अगर मैंने डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करी है तो वो कंपनी मेरा पैसा कभी ना कभी वापस करेगी। तो ये भी मॉनिटरी आइटम्स है। तो मॉनिटरी आइटम्स का क्या मतलब हो गया? जिसके अगेंस्ट जो या तो मनी फॉर्म में है या उसके अगेंस्ट हमने मनी रिसीव करना है या मनी देना है। और स्टैंडर्ड और रूल ये कहता है कि जो मॉनिटरी आइटम्स नहीं होते वो उनको जो मॉनिटरी आइटम्स नहीं होते उनको नॉन मॉनिटरी आइटम्स कहा जाता है। अब नॉन मॉनिटरी आइटम्स क्या हो गए? जो मनी फॉर्म में नहीं है और जिसके अगेंस्ट मैंने कोई मनी ना तो रिसीव करना है ना पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी मैंने बैलेंस शीट में लिखी है
और प्लांट एंड मशीनरी लिखी है तो इसके अगेंस्ट मैंने कोई पैसा थोड़ी रिसीव करना है, ना मैंने पैसा किसी को देना है। इन्वेंट्रीज है, इसके अगेंस्ट भी मैंने पैसा किसी को नहीं देना। इज इट क्लियर टू यू? बैलेंस शीट में मैंने पेटेंट्स लिखा है, अब पेटेंट्स मैंने लिखा है, ट्रेडमार्क्स मैंने लिखा है, कॉपीराइट्स मैंने लिखे हैं, इनके अगेंस्ट मैंने कोई पैसा थोड़ी देना है या पैसा थोड़ी लेना है, यानी कि मनी फॉर्म में मेरा कोई लेन देन नहीं है। तो उनको नॉन मॉनिटरी आइटम कहते हैं, जिसके अगेंस्ट हमने कोई मनी ना रिसीव करना है ना पैसा देना है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है इंटेंजिबल एसेट्स की, कि इट इज ए रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज मस्ट बी आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब है, जैसा मैंने बताया, कि दूसरे एसेट्स हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया, इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। जाहिर है कि हम इनको कोई देख नहीं सकते, परख नहीं सकते, लेकिन ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स होने चाहिए। इज इट क्लियर? और नॉन मॉनिटरी आइटम्स का मतलब मैंने अभी तुम्हें बताया कि जिसके अगेंस्ट ना तो मैंने मनी रिसीव करना है ना मैंने मनी पे करना है। ये चीज़ हासिल करने के बाद अब इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि हम हमेशा ही देखने की कोशिश करते हैं, हर स्टैंडर्ड हमें ऑब्जेक्टिव क्या देता है, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड मैं तुम्हें बता दूं काफ़ी हद तक तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 से डील करता है। तुम्हें याद होगा AS10 में तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा करते थे, और उसमें भी हम टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ते थे। सिंपल वर्ड्स में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के बारे में ज़्यादा पढ़ते थे। इज इट क्लियर टू यू? अब ये स्टैंडर्ड भी एसेट से ही डील कर रहा है, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट से डील करता है, इसलिए मैंने कहा काफ़ी हद तक ये दोनों स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ तक कि अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव भी सेम है। जो AS10 का ऑब्जेक्टिव था वही ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट इसमें भी है, कि ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरीके से हमने इंटेंजिबल एसेट्स को रिकग्नाइज करना है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है और उसकी प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर हमने कैसे करनी है। नॉर्मली स्टैंडर्ड इसी चीज़ के संदर्भ में हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन देता है। फिर हर स्टैंडर्ड में कुछ अपवाद होते हैं, तो इस स्टैंडर्ड में भी एक्सेप्शन है कि ये स्टैंडर्ड कहाँ अप्लाई नहीं होता। वो कहता है इंटेंजिबल एसेट्स कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड, इंटेंजिबल एसेट्स कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल तुम्हें याद होगा कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है अमालगमेशन में, वो डील होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS14 से। तो कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो दूसरे स्टैंडर्ड से कवर हो रहा है, वहाँ ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेगा। इसी तरीके से हमने AS21 पढ़ा था, आपको याद होगा, उसमें भी हम गुडविल वगैरह कंप्यूट करा करते थे, इज इट और नॉट? तो वहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो गुडविल जो कि अराइज हो रही है अंडर AS21, इसी तरीके से कोई इंटेंजिबल एसेट मैंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रखा हुआ है तो वो कवर होगा किससे? AS2 से। फाइनेंशियल एसेट्स हैं अगर कोई, तो वो AS13 से कवर होते हैं। मिनरल राइट्स पे, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल पे, ऑयल पे, नेचुरल पे, और इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट विद पॉलिसी होल्डर से, एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉइज टर्मिनेशन से, और VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो एटलीस्ट तुम्हें 2-3 मालूम होने चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर AS26 अप्लाई नहीं होगा। अब मेन पॉइंट आता है कि इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे रिकग्नाइज करेंगे। हमने AS10 में भी पढ़ा था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना AS10 और AS26 काफ़ी हद तक सेम है, तो वही रूल यहाँ पर भी है। तो वही 2 कंडीशन यहाँ पर भी हैं। एक तो कंडीशन ये कि जो एसेट है उसमें प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमें कुछ रिटर्न दे सके, पहली तो ये। दूसरी ये कि उस एसेट की कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकें, और यही रूल आपको याद होगा AS10 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी था। तो इनिशियल रिकग्नाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट कब करी जाती है? जब ये प्रोबेबल हो कि ये हमें कुछ रिटर्न दे सकता है और हम इसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अगर मैं इंटेंजिबल एसेट बाहर से खरीदता हूँ कैश में या क्रेडिट में, तो आपने देखा एग्जैक्टली वही रूल है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में थे। तो परचेज प्राइस देखेंगे, कोई टैक्सेस या ड्यूटीज हमने पे करी है तो वो ऐड करेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन ब्रोकरेज चार्जेस पे करी है, कोई प्रोफेशनल फी पे करी है, या कोई भी ऐसा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा जो इस संदर्भ में हुआ है, तो ये तमाम खर्चे हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मुझे मिली है तो वो मैं माइनस करूंगा, तो तब कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट आ जाएगी। और मैंने लिखा भी है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 में करें, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 में करीब हमने 20 से 30-35 के स्टडीज करी हैं, तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। आपको याद होगा जब हमने AS10 करा था तो उसमें हमने ये पॉइंट भी देखा था कि जब हम कोई एसेट एक्सचेंज में लेते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो ये पॉइंट है, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट व्हेन इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज।
तो कभी कभी हम इंटेंजिबल एसेट एक्सचेंज में एक्वायर करते हैं, तो उस केस में उसकी रिकग्निशन कैसे होगी, इसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 में देखना होगा, क्योंकि इस पॉइंट से रिलेटेड करीब हमने उसमें 7 से 8 क्वेश्चंस करे हैं, 7 से 8 केस स्टडीज करी हैं। 7 पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड एज ए पार्ट ऑफ अमालगमेशन। इसका क्या मतलब है, अगर हमने कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करा है और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है, करेक्ट, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 के तहत हमने कोई अमालगमेशन करा है। चलो सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको इस तरीके से मान लेते हैं कंपनी A ने कंपनी B को एक्वायर करा। इज इट क्लियर टू यू? कंपनी A ने कंपनी B को एक्वायर करा, तो ये अमालगमेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 से कवर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मान लेते हैं कि जब A ने B को एक्वायर करा, तो आपको मालूम है जब हम एक्वायर करते हैं तो उसके एसेट और लायबिलिटी एक्वायर करते हैं। मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसके 3 एसेट एक्वायर करे, सिंप्लिसिटी के लिए, करेक्ट। और इन 3 एसेट को एक्वायर करने के लिए हमने मान लेते हैं कि 100 लाख रुपए पे करे। कितने? 100 लाख रुपए पे करे। अब ये 100 लाख रुपीस हमने परचेज कंसीडरेशन पे करा है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं, कोई इंटेंजिबल एसेट हम एक्वायर करते हैं अमालगमेशन के तहत, तो उस केस में क्या करा जाएगा? उस केस में जो ये परचेज कंसीडरेशन हम दे रहे हैं, इस परचेज कंसीडरेशन को हमें एलोकेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई इंटेंजिबल एसेट A1 इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट में, बल्कि सारी एसेट में एलोकेट करना पड़ता है, और इंटेंजिबल एसेट में भी हम एलोकेट करेंगे। अब एलोकेट कैसे करा जाएगा? हमने 100 लाख रुपए दिए, बदले में 3 एसेट आए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने A1 के लिए इतना प्राइस दिया, A2 के लिए इतना दिया, A3 के लिए इतना दिया? एलोकेट करने का मतलब है कि जो आपने 100 लाख रुपए दिए, लेकिन ये 100 लाख रुपए आपने उसमें से A1 के लिए कितना दिया, A2 के लिए कितना दिया, A3 के लिए कितना दिया, ये कैसे एलोकेट करा जाएगा? तो एलोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों एसेट्स की पहले तो फेयर वैल्यू देखेंगे। मान लेते हैं कि फेयर वैल्यू मार्केट में A1 की 100 है और A2 की 50 है और इसकी 50 है, ये फेयर वैल्यू है, करेक्ट। तो फेयर वैल्यू का रेशियो क्या हो गया? अगर मैं रेशियो देखूं तो 1:1:2 ये रेशियो आ गया। तो फेयर वैल्यू का रेशियो जो होगा, उस रेशियो में इस 100 लाख को डिवाइड कर दिया जाएगा। कैसे? जैसे कि मैं इस 100 को अगर डिवाइड करूंगा 2/4 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? डेट इज इक्वल टू 50। 1/4 ऑफ 100 ये आ जाएगा 25, यानी कि ये 100 लाख का जो कंसीडरेशन मैं कहूँगा, मैंने उसको डिफरेंट एसेट में एलोकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि अगर हम कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत, तो उस केस में जो परचेज कंसीडरेशन हमने दिया है, उस परचेज कंसीडरेशन को हमें एलोकेट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर उसके अलावा यहाँ पर तुम्हारा AS 12 आ गया, यानी कि इस स्टैंडर्ड को करने से पहले आपको थोड़ा सा AS 12 के बारे में भी मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट से डील करता है, एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। वैसे तो मैंने AS 12 में ये पॉइंट बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि कोई इंटेंजिबल एसेट मुझे मिला गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट से मुझे कोई इंटेंजिबल एसेट मिला, अगर वो फ्री में मिला, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कभी कभी गवर्नमेंट फ्री में दे देती है। इज इट क्लियर टू यू? मान लेते हैं एक गवर्नमेंट ने हमें ब्रॉडकास्टिंग राइट फ्री में दे दिए, तो यहाँ में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी इंटेंजिबल एसेट हैं। अब ये फ्री में मिला, भले ही इनकी वैल्यू 100 लाख की है, लेकिन तो हमें फ्री में मिला। तो अगर मुझे फ्री में मिलेगा तो उस केस में मैं इसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखाऊंगा। नॉमिनल वैल्यू का मतलब वो 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, किस पर भी आप दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में, कुछ वैल्यू उसके आगे अटैच करके। नॉमिनल वैल्यू मतलब नाम के लिए वैल्यू हमने दे दी, हालांकि ये फ्री में मुझे मिला है। और कभी कभी इंटेंजिबल एसेट गवर्नमेंट से आपको कंसेशन के रूप में मिल जाता है, कंसेशनल रेट में मिल जाता है। कंसेशनल रेट में मान लेते हैं यही ब्रॉडकास्टिंग राइट जो कि 100 लाख रुपए के हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपए पे दे दिए, तो उस केस में स्टैंडर्ड कहता है जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है 10 लाख, उसमें उस वैल्यू पर आप अपने इंटेंजिबल एसेट्स को दिखाएंगे। इंटेंजिबल एसेट फ्री में मिलेंगे तो नॉमिनल वैल्यू पे दिखाएंगे, जो 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये कुछ भी हो सकती है। और अगर कंसेशनल रेट पे मिले तो उस केस में जितना प्राइस आपने पे करा है उस पर आप इसको दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक तो ये नॉर्मल पॉइंट है। अब उसके अलावा मेन पॉइंट जो बेसिकली स्टैंडर्ड से ज़्यादा रिलेटेड है, इंटरनल जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब इंटरनल जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स का बेसिकली क्या मतलब है? देखिए जी, इंटरनल, अगर
इंटेंजिबल एसेट्स हमने इंटरनली जनरेट करे हैं, एंड अगर इंटेंजिबल एसेट्स हमने इंटरनली जनरेट करें, इंटरनली जनरेट कैसे होते हैं? जैसे आप मान लें सुबह सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर वगैरह आता होगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, करेक्ट, द हिंदू है। अब इतने टाइम से ये पेपर आपके पास चले आ रहा है और इतने टाइम से ये पब्लिशिंग हाउस काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा उनकी जो हेडलाइन होती है, जो टॉप पे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, द टेलीग्राफ, ये जो भी लिखा रहता है, इसको कहते हैं मास्ट हेड। क्या कहते हैं? मास्ट हेड। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है, उसको मास्ट हेड कहते हैं। तो इंटरनली जनरेटेड यानी कि समय के साथ साथ आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है एक लंबे टाइम से काम करने की वजह से, तो कुछ इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेट हो जाते हैं, वो हमें बाहर से कहीं नहीं खरीदने पड़ते। इज इट क्लियर टू यू? स्टैंडर्ड ये कहता है कोई इंटेंजिबल एसेट जो इंटरनली जनरेट हुआ है, जैसे कि ब्रांड्स, जैसे कि मास्ट हेड्स, MAST, मास्ट हेड्स, जैसे कि गुडविल। इज इट क्लियर टू यू? इंटरनली जनरेटेड ये जो एसेट्स हैं, इनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। स्टैंडर्ड ये कहता है कि इनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने शुरू में बताई थी कि वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। आइडेंटिफाइबल का मतलब है दूसरे एसेट से हम उनको सेपरेट कर सकें। तो यहाँ इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने टाइम से हम काम करते चले आ रहे हैं। तो जब हमारी ब्रांड या गुडविल या रेपुटेशन इतनी बढ़ गई है, तो इकलौते वो कैसे बढ़ी है, तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी अटैच करी जाए, इसकी कितनी अटैच करी जाए। सिंपल वर्ड्स में इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है दूसरे एसेट से। तो इसलिए इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स हो, गुडविल हो, मास्ट हेड्स हो। मास्ट हेड्स को कई बार पब्लिशिंग राइट्स भी लोग कह देते हैं, पब्लिशिंग टाइटल्स भी कह देते हैं, करेक्ट। तो मैंने क्या कहा? ब्रांड्स हो, मास्ट हेड्स हो, गुडविल हो, पब्लिशिंग टाइटल्स हो। अगर ये वाले इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेट हुए हैं, तो इनको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है। अब उसके अलावा अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 10 पे, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। अदर इंटरनली जनरेटेड एसेट। अब अदर इंटरनली जनरेटेड एसेट का क्या मतलब है कि गुडविल को छोड़ के, ब्रांड को छोड़ के, मास्ट हेड को छोड़ के अगर हमने कोई और इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेट करा है, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, चाहे डिजाइन्स हो, करेक्ट, उनकी रिकग्निशन होगी। लेकिन उनकी रिकग्निशन करने से पहले उनकी अकाउंटिंग आपको पहले मालूम होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है अदर इंटरनली जनरेटेड एसेट अदर देन गुडविल एंड ब्रांड्स, करेक्ट। गुडविल और ब्रांड्स और मास्ट हेड को छोड़ करके कोई और अदर इंटरनली जनरेटेड एसेट है, तो उस केस में उसको रिकग्नाइज करा जाएगा। लेकिन कैसे रिकग्नाइज करा जाएगा, ये भी बड़ा ध्यान से आप सुने। देखो क्या होता है, आजकल कंपटीशन का जमाना है। हर एंटिटी को मालूम है कि अगर हमें कंपटीशन फेस करना है, और बड़ा स्टिफ और टफ और फायरी कंपटीशन है, इस मार्केट पे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें, जो दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छा हो, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो हो वो कम हो, ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो। तो हर एंटिटी की कोशिश ये होती है, बल्कि आजकल तो जितनी भी एंटिटी है उनका एक अपना अलग से रिसर्च डिपार्टमेंट ही होता है, R&D डिपार्टमेंट जिसको तुम बोलते हो। तो उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि कॉन्स्टेंटली रिसर्च करें, नए नए प्रोडक्शन प्रोसेस निकालें, नई नई प्रोडक्शन टेक्निक्स निकालें, कुछ ऐसी चीज़ निकालें कि जिससे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट कम हो। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि बेसिकली कंपनी क्या करती हैं, कुछ रिसर्च वगैरह करती रहती हैं, और उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि हम कुछ इंटेंजिबल एसेट जो है डेवलप कर लें। जैसे कि मैंने कोई प्रोसेस डेवलप कर लिया, प्रोसेस भी तो एक तरीके का इंटरनल इंटेंजिबल एसेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन इट? कि जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। अब होता क्या है कि जब हम इंटरनली का मतलब है हम बाहर से नहीं खरीद रहे हैं। जब हम किसी इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करते हैं, तो शुरुआत में हम पहले रिसर्च करते हैं। यानी कि इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने के लिए पहला फेज क्या होता है? रिसर्च फेज होता है। रिसर्च फेज का मतलब है कि मुझे पहले रिसर्च करनी है कि हाँ भी जो चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, क्या ये वायबल भी है या नहीं, इसमें पोटेंशियल भी है या नहीं, ये फ़ायदेमंद भी है या नहीं है। लेकिन रिसर्च करने में भी कुछ एक्सपेंडिचर लगता है। ऐसा तो नहीं है कि रिसर्च अपने आप हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इंटरनली जनरेटेड एसेट
अदर देन गुडविल ब्रांड्स एंड मास्ट हिट्स, करेक्ट। अगर उन एसेट को डेवलप करते समय उन एसेट की रिसर्च में अगर हमने कुछ एक्सपेंडिचर करा है, करेक्ट, तो वो एक्सपेंडिचर हमेशा ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे और उसी साल चार्ज करेंगे जिस साल आपने वो खर्चा करा है। और एक बार आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया तो उसको रिवर्स नहीं करा जा सकता, ये भी स्टैंडर्ड कहता है। यानी कि रिसर्च फेज के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो हमेशा चार्ज करे जाते हैं, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च फेज जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज करे जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब बारी आती है डेवलपमेंट फेज की। अब डेवलपमेंट फेज का क्या है? डेवलपमेंट फेज, अगर हमें रिसर्च फेज से ये लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ पोटेंशियल है और इसको हमें डेवलप करना चाहिए, तो डेवलपमेंट फेज के जो खर्चे होते हैं किसी इंटेंजिबल एसेट को, मैंने कहा अल्टीमेटली बनाने में दो फेजेस होते हैं, एक तो रिसर्च फेज, एक डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज में जो खर्चे होते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है, डेवलपमेंट फेज में करे गए एक्सपेंडिचर को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज करा जाएगा अगर एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ARC, एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। एक एसेट को रिकॉग्नाइज करने के जो क्राइटेरियाज हैं, इज इट क्लियर टू यू? अगर वो मीट नहीं हो रहे हैं, हमने एक्सपेंडिचर तो करा लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि ये इंटेंजिबल एसेट की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, एसेट की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, तो तब इस खर्चे को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जो है डेबिट करा जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट फेज के खर्चे कैपिटलाइज करे जाते हैं अगर हमें यह लगता है कि अब एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है रिकॉग्नाइज जो है पूरा हो गया है। तो डेवलपमेंट फेज के खर्चों को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ले जा सकते हैं या ले जाने पड़ सकते हैं और या उनको कैपिटलाइज करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, करेक्ट। अगर एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो खर्चों को कैपिटलाइज करा जाता है। कैपिटलाइज करने का क्या मतलब है कि हम जिस दिन भी ये क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हम उस दिन इस तरीके से एक एसेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एक एसेट के रूप में। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होते हैं? एसेट रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया का बेसिकली कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं ऐसे, और उन शर्तों में एक शर्त ये है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है कि उस एसेट में उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि उसको एसेट में तब्दील करा जा सके। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि दीज क्राइटेरिया इंक्लूड टेक्निकल फिजिबिलिटी, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। टेक्निकल फिजिबिलिटी तुम्हारी होनी चाहिए ताकि उस एसेट को कंप्लीट करा जा सके। दूसरा ये कि हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि कंप्लीट करने के बाद हम उसको यूज़ करें या सेल करें, और इंटेंजिबल एसेट में इतनी एबिलिटी हो कि उसकी कॉस्ट को मेज़र करा जा सके। बेसिकली ये तीन मेन चीज़ें हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी नंबर 1, और दूसरी इंटेंशन टू यूज़ या फिर टू सेल, और तीसरा उसकी कॉस्ट को मेज़र करा जा सकता है। तो ये एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो रिसर्च फेज का जो खर्चा होगा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की बात चल रही है गुडविल और ब्रांड को छोड़ करके। गुडविल और ब्रांड को छोड़ करके जब हम कोई भी इंटेंजिबल एसेट को जनरेट करते हैं तो एक तो रिसर्च फेज का खर्चा होता है, एक डेवलपमेंट फेज का खर्चा होता है। रिसर्च फेज का खर्चा हमेशा ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, जबकि डेवलपमेंट का खर्चा भी आप P&L में डेबिट करेंगे अगर एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता है। लेकिन अगर एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो उस केस में आप इसको कैपिटलाइज कर लेंगे। इसका मतलब है आप एक इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के नाम से एक एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? इन पॉइंट्स को देखने के बाद एक बार जब इंटेंजिबल एसेट हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट एक बार अगर मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, बाद में उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा होता है, जैसे मैंने एक बार इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज कर लिया, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर बाद में मैं उसमें कोई खर्चा कर रहा हूँ
तो उस खर्चे को इसकी कॉस्ट में ही डेबिट करा जाएगा, ऐड करा जाएगा, यानी कि इसको कैपिटलाइज करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, स्टैंडर्ड ये कहता है वैसे तो इंटेंजिबल एसेट विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के अंदर राइट ऑफ हो जाने चाहिए, वैसे तो करेक्ट 10 ईयर्स के अंदर राइट ऑफ हो जाने चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड ये भी कहता है अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है और हम प्रूव कर सकते हैं कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है हमारे को रिटर्न दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कहीं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स, अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट तो लाइफ लॉन्ग चलेंगे। मान लेते हमें लगता है कि 60 साल तक ये राइट हमें रिटर्न देते रहेंगे, तो उस केस में ओवर द लाइफ हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? नॉर्मली तो 10 ईयर्स में इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करा जाता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई इंटेंजिबल एसेट अपनी लाइफ लॉन्ग तक हमें रिटर्न दे सकता है, तो उस केस में ओवर द लाइफ भी उसको, मान लेते हैं मेरे को राइट्स मिले थे 500 करोड़ रुपए के, और मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट, और मेरे को लगता है 50 साल तक ये मुझे बेनिफिट देंगे, तो उस केस में मैं 50 साल में भी इसको राइट ऑफ कर सकता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद है जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है, करेक्ट, ऐसे ही तुमको मालूम है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हम एमोर्टाइज करते हैं, जैसा कि अभी मैं बता रहा था। अब जो एमोर्टाइजेशन का खर्चा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा जाता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? दूसरी चीज ये है रेसिडुअल वैल्यू। वैसे तो इंटेंजिबल एसेट की, जैसे आज मैंने 100 लाख का एक इंटेंजिबल एसेट खरीदा, और मैंने अभी बताया कि नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट को हम 10 साल की लाइफ के अंदर 10 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ करते हैं। इजंट इट और नॉट? यानी कि अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइजेशन भी एक तरीके का डेप्रिसिएशन ही होता है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी रेसिडुअल वैल्यू आपको हमेशा जीरो माननी है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स की रेसिडुअल वैल्यू वैसे तो जीरो ही होती है, लेकिन स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि उसकी वैल्यू को कुछ माना जा सकता है अगर किसी थर्ड पार्टी ने ये कमिट करा हुआ है कि मैं 10 साल के बाद इसको इतने पर खरीद लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट है 100 लाख का, और मान लेते हैं कोई मिस्टर ए नाम का आदमी है, वो इस इंटेंजिबल एसेट को 10 साल के बाद मुझसे खरीदना चाहता है। वो कह रहा है भाई 10 साल के बाद मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, तो इसका मतलब उस केस में 10 लाख इसकी रेसिडुअल वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि वैसे तो इंटेंजिबल एसेट की रेसिडुअल वैल्यू जीरो होती है, अनलेस किसी थर्ड पार्टी ने कोई कमिट ना करके रखा हो, या फिर इसके लिए कोई एक्टिव मार्केट हो। एक्टिव मार्केट का मतलब है कि मेरे पास जो इंटेंजिबल एसेट है इसको मैं उस मार्केट में जाकर के कुछ पर्टिकुलर प्राइस में बेच सकता हूं, तो उस केस में रेसिडुअल वैल्यू होगी। अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू हमेशा जीरो मानी जाती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा स्टैंडर्ड जैसा कि हमेशा कहता है, इवन नॉर्मल एसेट के केस में भी कहता है कि उसकी यूजफुल लाइफ को आप जो है हमेशा रिव्यू करते रहें। तो इसी तरीके से जो आपके एमोर्टाइजेशन करने का तरीका है उसको भी आप हर साल रिव्यू करें, ये स्टैंडर्ड कहता है। और जैसे कि नॉर्मल एसेट के केस में एक एसेट हम डी रिकग्नाइज करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी हमने पढ़ा था AS10 में कि जब एसेट हमें रिटर्न देना बंद कर देता है तो हम उसे डी रिकग्नाइज कर देते हैं, और डी रिकग्नाइज करने के वक्त अगर हमें कोई नफ़ा या नुकसान होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि जब इंटेंजिबल एसेट हमें लगता है कि रिटर्न नहीं दे रहा तो उसके बाद हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं, और उस केस में मुझे कोई लॉस होगा तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊँगा। उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर है कि जब आप इंटेंजिबल एसेट का डिस्क्लोजर करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि उसकी यूजफुल लाइफ वगैरह कितनी है, अमोर्टाइजेशन का रेट कितना है वगैरह वगैरह, आपने अभी तक कितना डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है, आपका R&D का खर्चा वगैरह कितना है, कितना खर्चा आपने कैपिटलाइज करा, कितना खर्चा आपने जो है P&L में चार्ज करा है। तो ये चीज़ें आपको पहले तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में मालूम होनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। करेक्ट, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ABC लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। ABC लिमिटेड डेवलप्ड ए नो हाउ का मतलब कोई तकनीक, तो उन्होंने कोई तकनीक डेवलप करी इनकरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 20 lakhs। तो उन्होंने एक इंटेंजिबल एसेट बेसिकली डेवलप कर लिया और उसकी कॉस्ट जो है 20 लाख की है। कह रहा है द नो हाउ वॉज यूज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम 1/4/2021। अब वो कह रहा है कि कंपनी ने इसको 1/4/2021 से यूज़ करना भी शुरू कर दिया। अगर मैंने 1/4/2021 से यूज़ करना शुरू कर दिया तो मेरा पहला साल कब ख़त्म होगा?
22 को ख़त्म होगा, दूसरा साल कब ख़त्म होगा 23 को होगा, तीसरा साल कब ख़त्म होगा 24 को, उसके बाद चौथा साल कब ख़त्म होगा 25 को, पाँचवा साल कब ख़त्म होगा, उसके बाद फिर मेरा छठा साल यहाँ पर ख़त्म होगा और सातवां साल मेरा यहाँ पर ख़त्म होगा। इसी तरह से मैं 10 साल तक भी जा सकता हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं यहाँ पर रुक गया। अब उसके बाद उसने हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या बताया है, वो कह रहा है कि यूजफुल लाइफ इस एसेट की 10 साल की है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इस यूज़। अब जैसे कि मैंने बताया एसेट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है 1/4/2021 का और 10 साल इसकी लाइफ हमें दी हुई है। अब उसने इस में एक पॉइंट लिखा कि कंपनी हैज़ नॉट एमोर्टाइज द एसेट। वो कह रहा है कंपनी ने इस एसेट को अभी तक 31/3 ये डेट ठीक कर लेना, वैसे आपके उसमें ठीक ही होगी, ये 27 की डेट लिखी 28 तक की लिखी होगी, करेक्ट, 28 तक की डेट लिखी होगी शायद। तो वो कह रहा है कि कंपनी ने 31/3/2028 तक इसको अभी तक एमोर्टाइज ही नहीं करा है। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मेरी एसेट की कॉस्ट 20 लाख की है और लाइफ उसकी 10 साल की है, वैसे भी 10 साल में तो हमने राइट ऑफ करना ही होता है, तो हर साल मैं कितना राइट ऑफ करता, एमोर्टाइजेशन कितना होता, 2 लाख का होता। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे 2 लाख राइट ऑफ करने चाहिए थे, यहाँ पर भी 2 करने चाहिए थे, तीसरे साल में भी, चौथे साल में भी, पाँचवें में भी, छठे में भी और सातवें में भी। अब वो कह रहा है कंपनी ने 28 तक, इसीलिए मैंने 28 तक ये बनाया, वो कह रहा है कंपनी ने 28 तक एमोर्टाइजेशन कराई नहीं है, यानी कि टोटल एमोर्टाइजेशन 14 लाख रुपए का हो जाना चाहिए था 7वें साल तक, लेकिन एंटिटी ने अभी तक कराई नहीं है। और इत्तेफाक से ये 7वां साल हमारा करंट ईयर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2028 हमारी क्या एंट्री होनी चाहिए। अब आपको समझना यहाँ पर ये होगा, देखो 7वें साल का तो अब आपको एमोर्टाइजेशन देना ही पड़ेगा, ये आपका करंट ईयर है, करेक्ट, और टोटल एमोर्टाइजेशन 14 लाख का है, पिछले 7 साल का आपने अभी तक एमोर्टाइजेशन कराई नहीं है। तो जब मैं एंट्री लिखूंगा तो टेक्निकल नो हाउ को मैं क्रेडिट करूंगा, जैसा कि मैंने करा है, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होगी जब हम एमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन देते हैं, करेक्ट। तो एमोर्टाइजेशन को तो मैं क्रेडिट करूंगा, सॉरी इंटेंजिबल एसेट को तो मैं क्रेडिट करूंगा टू टेक्निकल नो हाउ या सिंपली टू नो हाउ 14 लाख। अब पॉइंट यहाँ पर क्या समझना है, जो करंट ईयर का एमोर्टाइजेशन है 2 लाख, करंट ईयर का जो 2 लाख का एमोर्टाइजेशन है, ये 2 लाख का एमोर्टाइजेशन तो मैं दूंगा ही दूंगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जगह एमोर्टाइजेशन लिख लेना, ठीक है। एमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, ये तो करंट ईयर का है। अब करंट ईयर में 7वें ईयर के एंड में मुझे पिछले ये जो 6 साल का मैंने अभी तक, देखो मैंने 7 सालों का नहीं दिया था, अब ये तो मेरा करंट ईयर है, इस साल का मैंने दे दिया, लेकिन अभी भी ये 6 साल का जो 12 लाख रुपए का एमोर्टाइजेशन है, बिकॉज ये करंट ईयर से पहले का एमोर्टाइजेशन है, इसको मैं करंट ईयर में लिख रहा हूं, तो ये प्रायर पीरियड आइटम है, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो हम लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रायर पीरियड आइटम। इज इट क्लियर टू यू? देखिए जी, आपकी एंट्री जो प्रॉपर एंट्री मैं आपको लिख के बता दूं, आपकी प्रॉपर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में पीपीआई। पीपीआई का मतलब है क्या? प्रायर पीरियड आइटम। तो मालूम होगा AS5 में हमने ये पढ़ा हुआ था 12 लाख, और जो करंट ईयर का मैंने एमोर्टाइजेशन करा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम करेगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा एमोर्टाइजेशन, ठीक है। एमोर्टाइजेशन करंट ईयर का जो एमोर्टाइजेशन है वो कितना है, 2 लाख का, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ डेट इज इक्वल टू 14 लाख। तो इस तरीके से मेरी ये एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि 9 लिमिटेड लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए इन नवंबर 2029। कह रहा है कंपनी इनकर्ड 30 lakhs टूवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस अप टू 31/3/2030। तो नवंबर 2029 में हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, नो डाउट अबाउट दैट, लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए। अब कह रहा है कंपनी ने 30 लाख रुपए उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर दिए। आगे कह रहा है ड्यू टू अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन मैनेजमेंट फील्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड द मार्केट इन द मार्केट फॉर द सो मैनी ईयर्स। अब कह रहा है मैनेजमेंट को ये लगता है कि उसके लिए जो है अभी मार्केट नहीं है और अभी भी कुछ वक्त लगेगा, मतलब हम काफ़ी टाइम तक इसको मार्केट में बेच नहीं पाएंगे।
और कह रहा है मैनेजमेंट वांट्स टू डेफर द एक्सपेंडिचर टू राइट ऑफ टू फ्यूचर ईयर्स। तो इसका मतलब हुआ क्या है, पहले तुम्हें यह समझना है। देखो वो कह रहा है कि नवंबर 2029 में कंपनी ने कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है और उसके लिए कंपनी ने काफ़ी खर्चा करा उसकी R&D पर। अब जब R&D पे खर्चा करा तो अकाउंटिंग ईयर 31/3/2030 तक वो कह रहा है हमने अभी तक 30 लाख का खर्चा कर दिया, लेकिन वो कह रहा है कि एसेट रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इसके लिए कोई मार्केट ही पॉसिबल नहीं है और इसको बेचना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसको यूज़ तो कर ही नहीं पाएंगे। अब वो कह रहा है मैनेजमेंट चाहता है कि वो इस खर्चे को डेफर कर दे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ये खर्चा तुम्हें इसी साल के P&L अकाउंट में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एज पर, जैसे कि मैंने बताया कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26, एनी एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च पे भी डेवलपमेंट भी, इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट unless it meets what we call asset recognition criteria। जब तक कि asset recognition criteria मीट नहीं हो जाता, ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट करा जाएगा एंड इट मस्ट बी डेबिटेड टू दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच इट हैज बीन इनकर्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में ये खर्चा हुआ है उसी फाइनेंशियल ईयर में इसको डेबिट करना पड़ेगा। दस द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का ये कंटेंशन है कि जो हम इसको डेफर्ड करना चाहते हैं इज नॉट करेक्ट। समझ में आया? और ये मैंने वैसे सब रेस्पॉन्स लिखा भी हुआ है। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में कहता है थर्ड में, TQM लिमिटेड नाम की कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, प्रोजेक्ट P, ये अक्टूबर 2026 में करा। कह रहा है कंपनी ने 20 लाख रुपए का खर्चा R&D पे खर्च करा और 31/3/2028 तक 20 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। इज इट क्लियर टू यू? अब वो कह रहा है ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस द मैनेजमेंट केम टू द कंक्लूजन, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन मैनेजमेंट केम टू कंक्लूजन दैट प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, कि प्रोडक्ट हम अभी बना ही नहीं सकते, मार्केट पे बेच ही नहीं सकते। और पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कहता है कि हम राइट ऑफ करना चाहते हैं तो गलत है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि AS 26 सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि कोई भी खर्चा जो हमने करा है एग्जीक्यूटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी साल के डेबिट करा जाएगा जिस साल ये खर्चा हुआ है, क्योंकि एसेट रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। तो कोई भी खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, रिसर्च का खर्चा तो होता ही P&L पे, डेवलपमेंट का खर्चा P&L पे भी हो सकता है, कैपिटलाइज भी हो सकता है, लेकिन एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो इसलिए ये खर्चा P&L में ही डेबिट होगा और उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा जिस साल ये हुआ है। यानी कि फॉर द ईयर एंडेड 2028, 31/3/2028 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस खर्चे को डेबिट करा जाएगा। और मैनेजमेंट का ये कहना कि हम इसको डेफर कर लेते हैं इज इनकरेक्ट इन लाइन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इज इट क्लियर? बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सब तुम्हारी केस सिनेरियो से ही मैंने क्वेश्चन पिकअप करे हैं। जो केस सिनेरियो की तुम्हारी बुकलेट है उसमें से ये क्वेश्चन पिकअप करे हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट? ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अहम और सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक्चुअली एक फ़ोन आया था, अभी मुझे वो फ़ोन सुनना पड़ेगा, तो मैं केवल 1 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा का ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, क्लास अभी जारी है। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें और मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पे आपको ध्यान देना होगा, करेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। और इस क्वेश्चन में उसने कहा कि W4 लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस को वो डेवलप कर रही है। कह रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 26-27 एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज 20 लाख फॉर जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब उसने पहले तो हमें इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दी है, जस्ट वेट, 1 सेकेंड का मुझे टाइम दे दें, ओनली 1 सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड, ओके। तो कहानी ये थी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कहानी ये है कि वो कहता है 1/4/2026 से लेकर के 31/3/2027 के बीच में
इन दी फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इस पूरे साल जो खर्चा करा गया, वो कितना खर्चा करा गया? 20 lakhs का खर्चा करा गया। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 20 lakhs का खर्चा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउएवर द एंटिटी इज नॉट एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंडीशंस ऑफ ARC, हेंस एंटिटी चार्ज द सेम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सेम ईयर। अब उसने कहा कि जो एंटिटी है, ये 20 लाख का खर्चा तो एंटिटी ने करा, लेकिन एंटिटी इस साल ARC यानी कि एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाई, इसलिए एंटिटी ने इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? इस खर्चे को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया है। इज इट क्लियर टू यू? ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है तो जिस साल खर्चा होता है उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। ये ट्रीटमेंट अभी तक तो करेक्ट है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग 27-28 एंटिटी स्पेंड 30,000 at the end of the year and entity is able to demonstrate the ARC। अब उसने हमें क्या बताया कि जब अगला साल स्टार्ट हुआ 1/4/2027 को और ख़त्म हुआ 31/3/2028 को, तो पहले तो उसने ये बताया कि इस साल जो खर्चा हुआ वो 30 lakhs का खर्चा हुआ, और उसने ये भी बता दिया कि ये जो खर्चा है एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर गया है, एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर गया है। तो करेक्ट ट्रीटमेंट तो ये होना चाहिए कि 20 लाख का जो खर्चा है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए इन दी फाइनेंशियल ईयर 26-27, वाइल ये जो खर्चा है 30 लाख का, बिकॉज इट हैज़ मीट द कंडीशंस ऑफ एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो इस खर्चे को कैपिटलाइज कर लेना चाहिए। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि एंटिटी एक इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकती है। एक एसेट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के रूप में हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब है कि अब हम एक एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उस एसेट का नाम होगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो करेक्ट ट्रीटमेंट इज दैट नंबर 1, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन 26-27 शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, while the expenditure incurred in financial year 27-28, this expenditure has met the asset recognition criteria, therefore it should be capitalized। ये करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन इनका अकाउंटेंट जो है खतरनाक है, वो क्या कह रहा है कि अकाउंटेंट वांट्स टू कैपिटलाइज 50 लाख। अब अकाउंटेंट क्या कह रहा है कि जो ये 20 लाख का खर्चा है और ये 30 लाख, ये दोनों को कैपिटलाइज कर लें, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है कि एक बार खर्चा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया है तो उसको रिवर्स नहीं करा जा सकता। तो इसलिए ये आपका रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि W5 लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड ए प्रोडक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 150 लाख। तो हमने एक प्रोडक्ट डेवलप करा है, डेवलप्ड ए प्रोसेस होना चाहिए, वैसे प्रोसेस एट ए कॉस्ट ऑफ 150 लाख, कोई बात नहीं। सेल्स आर एक्सपेक्टेड एज फॉलोज। अब कह रहा है कि जो हमने ये प्रोसेस डेवलप करा, जाहिर है कि उसका अब हम यूज़ करेंगे। तो अब जब यूज़ करेंगे तो हमें रिटर्न जो मिलेगा 4 साल तक मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा 400, 300, 200 एंड 100। अब नीचे कह रहा है, पहले तो उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो कह रहा है यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट हाउ टू अमोर्टाइज द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ। अब देखो, उसने यूजफुल लाइफ लिखी तो नहीं है, लेकिन यहाँ हमें 4 साल का रिटर्न दिया है, तो मानेंगे कि इसकी जो लाइफ है 4 साल की है। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, वैसे तो इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करा जाता है एज पर लाइफ, और मैक्सिमम 10 साल के अंदर राइट ऑफ कर देना चाहिए, या लाइफ ही 4 साल की है तो फिर 4 साल के अंदर राइट ऑफ कर देना चाहिए। वैसे तो हर साल अमोर्टाइजेशन ये होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आपके अमोर्टाइजेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बेनिफिट से मैच करे। तो इस केस में तुम्हें बेनिफिट या इन्फ्लोस इस एसेट के दिए हुए हैं, तो बेटर है कि आप अमोर्टाइजेशन जो इस एसेट का करें एज पर कैश इन्फ्लोस करें, एज पर इनफ्लोस करें। इज इट क्लियर टू यू? तो अब एज पर इनफ्लोस में जब इसको राइट ऑफ करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? सी, पहले तो मैंने लिखा है एज पर स्टैंडर्ड अमोर्टाइजेशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंज्यूम्ड।
तो जैसे कि मैंने कहा कि एज गिवन रेवेन्यू एंड कंजम्पशन सीम टू बी कोरिलेटेड, एमोर्टाइजेशन इन प्रोपोर्शन टू रेवेन्यू शेल बी एप्रोप्रिएट। तो इस केस में जो है वो एप्रोप्रिएट रहेगा कि हम जो एमोर्टाइजेशन करें इन प्रोपोर्शन टू, मैंने कहा कि जो हमारे रिटर्न है उसके प्रोपोर्शन में करें। अब पहले तो आपको समझना ये है कि आपके जो प्रोपोर्शन है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं इसे समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। देखिए ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जैसे मैं बना रहा हूँ, हमें मालूम है कि जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं 400 के मिल रहे हैं, फिर 200 के मिल रहे हैं, सॉरी 300 के मिल रहे हैं, फिर 200 के मिल रहे हैं और फिर 100 के मिल रहे हैं। 4 साल तक रिटर्न मिल रहे हैं। टोटल रिटर्न कितने हो गए? 1000 के हो गए। तो रेशियो क्या हो गया? 400 बाई 1000, 300 बाई 1000, 200 बाई 1000 एंड 100 बाई 1000। तो इस रेशियो में हम ये कॉस्ट कितनी है? 150 लाख। तो अब पहले साल मेरे को एमोर्टाइजेशन करना है तो मैं कैसे करूँगा? देखो 150 लाख की मेरी कॉस्ट है, 150 लाख। इज इट क्लियर टू यू? जबकि पहले साल मेरा रिटर्न जो है 400 या मेरा रेशियो जो है 400 डिवाइडेड बाई 1000 का है, क्योंकि मैंने कहा टोटल रिटर्न 1000 के, पहले साल का रिटर्न 400 का है। तो 150 लाख इंटू 400 बाई 1000 जो मैंने यहाँ पर कराया, तो 60 लाख जो है वो आप इस साल राइट ऑफ करेंगे। इसी तरह सेकेंड ईयर में 150 लाख इंटू 300 बाई 1000 तो 45 लाख। इसी तरीके से थर्ड ईयर में आप कितना करेंगे? 150 लाख इंटू 200 बाई 1000 दैट इज इक्वल टू दिस। एंड सिमिलरली लास्ट ईयर में आप इतना राइट ऑफ करेंगे। इस तरीके से टोटल 150 लाख 4 साल में आपका राइट ऑफ हो जाएगा। नंबर 1। एक तो क्वेश्चन ने ये पूछा है और क्वेश्चन ने ये भी पूछा है, इसमें एक पार्ट 2 भी पूछा है उसने। पार्ट 2 में वो क्या कह रहे हैं? If at the end of the third year it is estimated that no further benefits will accrue in the fourth year, how the unamortized expenditure should be dealt with in the accounts of the company? वो कह रहा है कि अगर हमें ये पता लगे कि थर्ड ईयर के बाद कोई बेनिफिट ही ना आए, इस पॉइंट को पहले तो समझने की कोशिश करनी है। अगर थर्ड ईयर के बाद कोई बेनिफिट ही ना आए तो तब मैं इसको कैसे राइट ऑफ करूँगा? देखो समझने की कोशिश आपको क्या करना है। जब मैं ईयर 1 में हूँ, फिर मैं ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। जब मैं ईयर 1 में हूँ, जब ये एसेट हमारे पास है 150 लाख का, तो हम ये सोच रहे हैं कि ईयर 1 में हमें इतना रिटर्न मिलेगा, 300 का इतना मिलेगा सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में इतना मिलेगा और फोर्थ ईयर में इतना मिलेगा। यानी कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि मेरी लाइफ जो है 4 साल की है। समझ में आ गया? नंबर 1। और जैसा कि मैंने बताया उस केस में मैं जब राइट ऑफ करूंगा तो 150 लाख इंटू 400 बाई 1000 इंटू 400 बाई 1000, जो कि हमने देखा कि 60 लाख हम राइट ऑफ करेंगे। इसी तरह से 150 लाख की जो कॉस्ट है सेकेंड ईयर में मैं राइट ऑफ करूंगा इंटू 300 बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 45। अब जब मैं थर्ड ईयर में आया तो थर्ड ईयर में अचानक मुझे ये पता लगा कि अब ये फोर्थ ईयर में तो कोई रिटर्न आएगा ही नहीं। समझ में आया? यानी कि जब हम बिगनिंग में थे तब हमें थोड़ी मालूम है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका मतलब क्या है पहले समझें। आप जब शुरुआत में थे तब आपको मालूम नहीं था कि लाइफ 3 साल की है। ये तो थर्ड ईयर के एंड में आपको पता लग रहा है कि फोर्थ ईयर में कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर थर्ड ईयर के एंड में आपको ये पता लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं है तो थर्ड ईयर में आप कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड ईयर में कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे आपको ऐसे समझना होगा। देखो इस टोटल एसेट की कॉस्ट कितनी है? 150 लाख की टोटल कॉस्ट है और पहले 2 साल में मैं कितना राइट ऑफ कर चुका हूँ? 105 लाख रुपीज़ राइट ऑफ कर चुका हूँ पहले 2 साल में। तो इसका मतलब अभी भी अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट कितना है? अनएमोर्टाइज्ड मतलब अभी भी इतनी कॉस्ट को राइट ऑफ करना बाकी है, बचा हुआ है। तो अब जितना भी ये अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट है ये सारा का सारा थर्ड ईयर में ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि if at the end of the third year it comes to our notice that there will be no benefit in the fourth year, then entire unamortized amount of 40 lakhs will be written off in the fourth year, in the third year, sorry। समझ में आ गया? ये पॉइंट नंबर 2 का इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर दिया भी होगा। ये देखें जी, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि if there are no further future economic benefit at the end of the third year, entire unamortized amount of 45 lakh will be charged to statement of P&L, क्योंकि जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट होता है वो P&L में ही चला जाता है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
वो कह रहा है लैम्प एंड ऑयल लिमिटेड एक्वायर्ड ए पेटेंट फॉर ₹80 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मैंने एक पेटेंट एक्वायर करा, 80 लाख रुपए में करा, और मुझे लगता है कि 5 ईयर्स के लिए मैंने एक्वायर करा, और वो कहता है उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी 5 ईयर्स की है, उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी 5 ईयर्स की है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये प्लांट एक्वायर करा 80 लाख रुपीस का, और मुझे पता है कि मैंने 5 साल के लिए इसको यूज़ करना है, तो मैं तो 5 साल में इसको राइट ऑफ करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे लिए अमोर्टाइजेशन कितना हो जाएगा? पहले साल का 16 लाख हो जाएगा, दूसरे साल का भी अमोर्टाइजेशन मेरा यही होगा 16 लाख, बल्कि 5 सालों का मेरा अमोर्टाइजेशन 16 लाख होना चाहिए। लेकिन उसने आगे क्या लिखा है? वो कह रहा है द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग 10 lakhs पर एनम। ये 10 lakhs नहीं, ये 16 लाख कर लेना। इज इट क्लियर टू यू? ये 16 लाख होना चाहिए क्योंकि 80 लाख कॉस्ट है। तो कंपनी ने इसको कॉस्ट को कैपिटलाइज करा। कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का मतलब है हमने इंटेंजिबल एसेट के रूप में इसको रिकग्नाइज करा है, और डिवाइडेड बाई 5 हर साल हमने 16 लाख रुपए राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। अब उसने आगे हमें यह भी बताया कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, इट वॉज फाउंड दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर्स। अच्छा जी, शुरुआत में हम ये सोच रहे थे लाइफ 5 ईयर्स की है। जब 2 साल हो गए, याद रखें कि 2 साल में आप 16 लाख का अमाउंट अमाउंटाइज कर चुके हैं, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 80 लाख में से 32 लाख आप पहले 2 साल में राइट ऑफ कर चुके हैं। अगर मैं 32 लाख राइट ऑफ कर चुका हूं तो इसका मतलब अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट कितना है? 48 लाख रुपीस का 48 लाख का अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है। इज इट क्लियर टू यू? 48 lakh विल बी कंसीडर्ड एज योर अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्योंकि अगर 80 लाख का एसेट है और उसकी लाइफ 5 ईयर्स की है, तो वो कह रहा है कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग। ये 10 लाख लिखा है, दरअसल ये 16 लाख होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले साल में 16 लाख, दूसरे साल में 16 लाख रुपए में राइट ऑफ करूंगा। हो सकता है आपकी बुक में ये ठीक करके दिया हो, क्योंकि मोस्टली हम रेक्टिफाई कर देते हैं इमीडिएटली। इज इट क्लियर टू यू? तो 16 लाख आप राइट ऑफ करेंगे। यहां तक समझ में आ गया पहले 2 साल में। अब ओरिजिनल एस्टीमेट के हिसाब से तो 3 साल बचने चाहिए क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, 2 साल के बाद हमें पता लगा कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 3 साल नहीं बल्कि 5 साल बची हुई है। यानी कि जब 2 साल खत्म हो गए तो हमें लग रहा है अभी भी 5 साल की लाइफ साइकिल है, और हमें यह भी लग रहा है कि जो लाइफ साइकिल है इन आने वाले 5 साल में, 2 साल के खत्म होने के बाद आने वाले 5 साल में हमें जो इन्फ्लोस मिलेंगे इससे, वो 36 लाख के, 46 लाख के, 44 लाख के, 40 लाख के और 34 लाख के इन्फ्लोस मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया जो रिमेनिंग 2 साल तो बीत चुके हैं, उसके बाद देखा जाए तो अभी 5 साल बीत चुके हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन वो सीक्वेंस आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन ये आने वाले 5 साल में अब जब आप राइट ऑफ करेंगे तो अब आप उस तरीके से राइट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आने वाले जो साल हैं उसमें आपको रिटर्न्स दिए हुए हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो अमोर्टाइजेशन का तरीका होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपके बेनिफिट्स कंजम्पशन को दिखाए। तो 36 लाख, 46 लाख, 44 लाख, 40 लाख, 34 लाख ये इन्फ्लोज आपने लिख लिए, टोटल 200 है। लेकिन और मैंने कहा आपके नोट्स में तो ठीक लिखा होगा, लेकिन ठीक इन केस अगर किसी के नोट्स में नहीं है तो वो ठीक कर लेना। तो पहले साल में मुझे कितना अमाउंट राइट ऑफ, मतलब 3rd ईयर में मैं कितना राइट ऑफ करूं? देखो अभी भी 48 लाख रुपीस बचे हुए हैं अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। तो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट 48 लाख बचे हुए हैं, तो आप एक काम करें, 48 lakhs इंटू 36/120, ये जो भी आएगा इसको हम राइट ऑफ करेंगे। इसी तरह से, क्योंकि अब ये 48 लाख रिमेनिंग 5 ईयर्स में राइट ऑफ करने हैं, लेकिन वो इस रेशियो में करे जाएंगे। फिर 46 लाख बाई 120, इसी तरीके से फिर 48 लाख इंटू 44/120 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और इसी तरीके से फिर 48 लाख इंटू 40/120, और फाइनली 5th ईयर में 48 लाख इंटू 34/120। इस रेशियो में आपने इसको करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये जो भी आएगा ये आपका अमोर्टाइजेशन आने वाले 5 साल का होगा, यानी कि आने वाले 5 साल का अमोर्टाइजेशन एज पर इन्फ्लोस होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए।
और इस स्टैंडर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है कि W7 लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। हम एक नए प्रोडक्शन प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं। अब कह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31/3/2026 कंपनी हैज इनकर्ड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹40 लाख इन द प्रोसेस। अब वो कह रहा है कि कंपनी ने जो टोटल खर्चा करा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2026 में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए मैंने ये करा। पहले तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर 31/3/2026 को खत्म हो रहा है, तो 1/4/2025 से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा। और इस फाइनेंशियल ईयर में जो कि खत्म हुआ 31/3/2026 को, वो कह रहे हैं कि कंपनी का टोटल खर्चा जो रहा वो 40 लाख का रहा। यानी कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने 40 लाख रुपीस खर्च करे हैं, करेक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब कह रहे हैं आगे, उसने बताया कि ऑन 1/12/2025 द प्रोसेस हैज मेट द नॉर्म्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट एंड एक्सपेंडिचर टिल दैट पॉइंट इज ₹16 लाख। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब उसने क्या बताया कि 1/12 की डेट मान लेते हैं कहीं यहाँ पर आ रही है 1/12/2025, यानी कि इसी साल। वो कह रहा है 1/12/2025 को जो हमने खर्चा करा उसने एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर लिया इस तारीख को, यानी कि इस तारीख को एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया है इस तारीख को। अब ध्यान ये रखना है कि कोई भी खर्चा उस पॉइंट तक जब तक कि एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता, यानी कि यहाँ से लेकर के इस तारीख तक का जो खर्चा होगा, इस तारीख से लेके इस तारीख तक का जो खर्चा होगा वो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, और इस तारीख से लेकर के इस तारीख के एंड तक जो खर्चा होगा, इस तारीख को ईयर के एंड में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो चुका है। अब उसने आगे तुम्हें यह भी बता दिया कि ये पूरे साल में आपने 40 लाख का खर्चा करा, लेकिन इस पॉइंट तक खर्चा 16 लाख रुपए का हुआ है। ये उसने बता दिया एक्सपेंडिचर टिल दैट पॉइंट इज इक्वल टू 16 लाख, यानी कि 40 लाख में से 16 लाख का खर्चा इस तारीख तक हुआ है। तो 40 लाख यानी कि इस साल हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? 16 लाख स्पेंट टिल द पॉइंट या टिल 1/12/2025 विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाला खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्वियसली इसका मतलब 24 लाख के खर्चे हुए हैं, क्योंकि टोटल 40 लाख के हुए हैं। तो इसका मतलब इस तारीख के ईयर के एंड में मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ 24 लाख पर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसका यह भी मतलब हो गया कि जब मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा, अब मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होगा? 1/4/2026 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, और 31/3/2027 को वो खत्म होगा। अब मैं कह सकता हूँ भाई लास्ट ईयर के एंड में मैंने इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि बिगनिंग में मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट 24 लाख का है। अब उसने आगे लिखा कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/2027 एंटिटी हैज इनकर्ड फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 70 लाख। अब उसने हमें यह बताया कि हमने इस साल और 70 लाख रुपए खर्च करे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि एक बार जब इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज हो जाता है उसके बाद कोई खर्चा होगा तो वो कैपिटलाइज करा जाएगा, यानी कि इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड करा जाएगा। इसका मतलब ईयर के एंड तक 31/3/2027 तक आपका जो इंटेंजिबल एसेट है उसका जो कैरिंग अमाउंट है वो 94 लाख का हो गया, 24 + 70 लाख। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसने क्या बताया? उसने आगे बताया कि द रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31/3/2027 ऑफ द प्रोसेस इज एस्टिमेटेड एट 62 लाख। एक्चुअली इस स्टैंडर्ड को करने से पहले हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 कर लेना चाहिए, जो कि इम्पेयरमेंट लॉसेस से डील करता है। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो इसको देखें। एक्चुअली जो AS 28 है वो इम्पेयरमेंट लॉसेस से डील करता है। अब उसने क्या लिखा है कि रिकवरेबल अमाउंट इसी दिन यानी कि इसी तारीख को, देखो कैरिंग अमाउंट, ये तो इंटेंजिबल एसेट का कैरिंग अमाउंट है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट मैंने
AS28 में बताया है कि रिकवरेबल अमाउंट जो होता है वो वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, इन नेट सेलिंग प्राइस को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी कहते हैं। इन दोनों में से जो हायर फिगर होती है उसको रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। खैर उसने तो डायरेक्टली तुम्हें रिकवरेबल अमाउंट यहाँ दे दिया है। वो कह रहा है रिकवरेबल अमाउंट इसका 62 है। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS28 है वो ये कहता है कि किसी भी एंटिटी को अपना कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इंटेंजिबल एसेट का कैरिंग अमाउंट 94 है और रिकवरेबल अमाउंट 62 है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस देना पड़ेगा। तो 94 और इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो 32 लाख आ जाएगा। तो 32 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस भी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 26-27 में एक तो 70 लाख रुपीस जो मैंने स्पेंड करे डेट विल बी कैपिटलाइज, डेट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सो इंटेंजिबल एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर विल अपीयर एट ₹94। On 31/3/2024, recoverable amount is 62, so there is an impairment loss of 32. अब impairment loss मुझे जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा किस, और impairment loss प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करा जाता है। इसका ये भी मतलब हो गया कि 31/3/2027 को, ऑन 31/3/2027 को इसका ये भी मतलब है कि इंटेंजिबल एसेट बुक्स में अब 62 लाख की वैल्यू पर नजर आ रहा है, क्योंकि 94 में से मैं 32 इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर दूंगा तो अब उसका कैरिंग अमाउंट 62 लाख का हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये क्वेश्चन उसने तुमसे पूछा है। और आगे क्या कह रहा है, आगे बस उसने यही चीज़ें पूछी हैं जो मैंने आपको बताया है कि एक तो 31/3/2026 में कितना एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। फिर उसने इंटेंजिबल एसेट का कैरिंग अमाउंट पूछा है 31/3/2026 को और 27 को। तो कैरिंग अमाउंट 26 को तो इतना था, 27 को इतना था, और उसके अलावा मैंने आपको एक्स्ट्रा ये बता दिया कि इम्पेयरमेंट लॉस भी इसमें होगा। ये सब मैंने जो चीज़ें बताई हैं, बोली हैं, मैंने रिस्पॉन्स में लिख भी दी है। इस क्वेश्चन के बाद एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वैसे लिखा यहाँ है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा इसको भी देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ मटेरियल। वाई लिमिटेड नाम की कंपनी एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप कर रही है। अब वो कह रहा है फॉलोइंग आर द कॉस्ट इनकर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस में जो खर्चे हुए, बड़ी स्टाइल से उसने लिखा। पहले तो ईयर, एक तो 1920 लिखा है, उसके नीचे फेज रिसर्च फेज है, फिर कह रहा है यहाँ और यहाँ पर भी रिसर्च फेज है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि रिसर्च फेज में जो भी आपकी कॉस्ट इनकर हुई है वो तो P&L में ही चार्ज होती है। अब उसके बाद इस साल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, इस साल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, करेक्ट। ये डेवलपमेंट फेज के खर्चे आपको दिए हुए हैं। अब सबसे पहले तो नीचे उसने क्या लिखा है, पहले तो आपका लास्ट अकाउंटिंग ईयर 23-24 दिया हुआ है। लास्ट ईयर 23-24 है, इसका मतलब आपका जो करंट अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है वो 31/3/2024 को खत्म हो रहा है। 31/3/2024 को आपका करंट अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब नीचे उसने लिखा है, पहले तो नीचे कह रहा है ऑन 31/3/2024 द कंपनी आइडेंटिफाइड द लेवल ऑफ कॉस्ट सेविंग एट 32 करोड़ पर एनम एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड बाय द न्यू सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि कंपनी एक नया सिस्टम जो है डेवलप कर रही है, उसके लिए उन्होंने R&D पे खर्चा करा, करेक्ट। जब ये नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा और हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो एंटिटी क्या सोच रही है, एंटिटी ये सोच रही है जो ये नया सिस्टम है ये हमें 5 years के लिए बेनिफिट देगा। बेनिफिट किस सेंस में देगा, वो कह रहे हैं इस सिस्टम को अपनाने से हमारे यहाँ सेविंग्स हो जाएंगी और हर साल जो सेविंग्स होंगी, सेविंग्स पर एनम जो होंगी वो 32 करोड़ की होंगी। 32 करोड़ की सेविंग हमारी हर साल होंगी, यानी कि 5 सालों में जब हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आने वाले 5 सालों में हर साल सेविंग 32 करोड़ की होंगी। देखो, हर साल सेविंग 32 करोड़ की होंगी, इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब सेविंग्स का होना भी एक तरीके से प्रॉफिट का बढ़ना ही है, एक तरीके से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एडिशन द सिस्टम डेवलप्ड कैन बी मार्केटेड बाय वे ऑफ कंसल्टेंसी विच विल अर्न एडिशनल कैश फ्लो ऑफ 20 करोड़ पर एनम ओवर 5 year पीरियड।
अब क्वेश्चन में तो उसने ये भी दे दिया कि अगर हम इस सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस तारीख को, तो एक तो हमें ऐसा लगता है कि सेविंग्स होंगी आने वाले 5 साल तक, और उसके अलावा हम कुछ इनकम इस सिस्टम की कंसल्टेंसी से भी, यानी कि कुछ कंसल्टेंसी वगैरह दे करके भी हम इनकम अर्न कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। इज इट क्लियर टू यू? और कंसल्टेंसी से भी इनकम पर एनम जो होगी वो 20 करोड़ की होगी। यानी कि जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आने वाले 5 सालों में हर साल मुझे 52 करोड़ की इनकम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हर साल 52 करोड़ की इनकम होगी, ये क्वेश्चन में लिखा है। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। आगे उसने ये भी दे दिया, आगे कह रहा है द फेयर वैल्यू नेट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 190 करोड़। वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 28 जिसका कि ताल्लुक इम्पेयरमेंट में, और अभी मैंने बताया भी था, इसका वहां ज्यादा यूज होता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में यह भी बता दिया कि जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जिसको नेट सेलिंग प्राइस भी कहा जाता है, वो कह रहा है कि 190 करोड़ की है। 31/3/2024 को कंपनी ये एस्टिमेट कर रही है। इज इट क्लियर टू यू? एक तो ये एस्टिमेट कर रही है कि आने वाले 5 साल तक हमें ये रिटर्न मिल सकते हैं, और कंपनी को ये भी लगता है कि अगर हम इसको बेच ही दें तो नेट सेलिंग प्राइस 190 की मिल सकती है, 190 करोड़ की। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि वाई लिमिटेड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट न्यू सिस्टम मेट द क्राइटेरिया फॉर एसेट रिकॉग्निशन ऑन 1/4/2024। 1/4/2024 को वो कहते हैं एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया। अब देखो 1/4/2021 कहाँ से स्टार्ट होगा? इस तारीख से ही स्टार्ट होगा ना, 1/4/2021, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग ईयर है 21-22 लिखा है, तो 1/4/2021 से लेके 31/3/2022। इसका मतलब इस तारीख को हमारे पास एक इंटेंजिबल एसेट आ गया है। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले 2 साल के जो खर्चे होंगे 19-20 और 20-21 के खर्चे, तो यानी कि द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन 19-20 एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन 2021 ऑन रिसर्च, that is 16 crores and 20 crores will be charged to profit and loss account। ये तो आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये हो गया कि on 1/4/2021 intangible asset will be recognized at a value of 60 lakh, क्योंकि उसने बता दिया 1/4/2021 को एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया। जस्ट समझाने के लिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 1/4/2021 को मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट है 60 लाख का। इज इट क्लियर टू यू? और ये वाला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31/3/2022 को। मैं इस अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहे हैं 22-23 में हमने और खर्चा करा। मैंने अभी तुम्हें बताया कि एक बार जब खर्चा हो जाता है 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023, वो कह रहा है इस साल हमने खर्चा 72 लाख का करा। तो इसका मतलब ये जो इंटेंजिबल एसेट है इस तारीख को कितने का नजर आ रहा है? 60 + 72, दैट इज इक्वल टू 132। फिर कह रहा है हमने इस साल 80 लाख का खर्चा करा, यानी कि 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक वो कह रहा है हमने और खर्चा करा। देखो ईयर के एंड में ये 132 है, तो बिगनिंग में 132 होगा। और कह रहा है इस साल हमने और खर्चा करा, इस साल हमने खर्चा करा 80 लाख का, तो 80 लाख रुपीस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसका मतलब है कि जो इंटेंजिबल एसेट का कैरिंग अमाउंट है ईयर के एंड में 31/3/2024 को, डेट विल बी इक्वल टू 212 लाख। समझ में आ गया? 212 लाख इसका कैरिंग अमाउंट है। लेकिन अब उसने यहां पर ये कैरिंग अमाउंट तो है, अब इसको रिकवरेबल अमाउंट मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसने हमें एक तो वैल्यू इन यूज, अब ये वैल्यू इन यूज का क्या मतलब है, इसको कैसे कंप्यूट करा जाता है? देखें जी, आप वैल्यू इन यूज का मतलब, वैसे तो आप AS 28 अच्छी तरह पढ़ लेना। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब है फ्यूचर में हमें जो इनफ्लो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब मैंने शुरू में ही बताया था कि एंटिटी को लग रहा है कि हमें कुल फायदा इस सिस्टम को अपना करके
आने वाले 5 सालों में 52, 52, 52 का होगा। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा या तो हर साल का दिया होगा या डायरेक्टली 5 सालों का मिला करके दिया होगा, जिसको तुम एन्युटी फैक्टर भी कह देते हो। तो इस क्वेश्चन में उसने तुम्हें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में उसने यहां पर दिया हुआ है, देखें बिल्कुल लास्ट में वो कह रहा है गिवन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट एट 10% फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल का फैक्टर तुम्हें इकट्ठे दे दिया है। तो ये चीज़ें तो खैर तुम्हें मालूम ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल का जो फैक्टर तुम्हें दिया हुआ है 3.79 दिया हुआ है। तो ये नहीं कि इनका टोटल कर देना, एक साल का जो इनफ्लो है वो 52 है, उसको आप 3.79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब 52 इंटू 3.79 अगर मैं करूं तो डैट विल बी इक्वल टू 52 इंटू 3.79, डैट इज इक्वल टू 197.08। यानी कि मुझे ये पता लग गया कि जो वैल्यू इन यूज़ है, रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करने के लिए एक तो वैल्यू इन यूज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि 197.08 है, और मैंने कहा था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जिसको कि नेट सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वो उसने क्वेश्चन में शुरू में ही दे दी थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि अगर मैं इस इंटेंजिबल एसेट को बेचूं तो मुझे 190 मिल सकते हैं। अब इन दोनों में से वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में से हायर फिगर कौन सी है सर? 197। तो 197.08 आपका रिकवरेबल अमाउंट हो गया। रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 197.08। अब 197,212 में से ये माइनस कर दें तो इससे मुझे ये पता लग गया कि इम्पेयरमेंट लॉस 14.92 का है। इम्पेयरमेंट लॉस विल बी 14.92। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन के अगर आपको आंसर्स लिखने होंगे तो आप आंसर्स कैसे लिखेंगे? वैसे तो सब कुछ मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने तरीके से एक बार बता दूं। सबसे पहला आंसर तो आपको ये होगा कि एक्सपेंडिचर incurred on research phase in the first 2 years, that is 1920 and 2021, will be charged to profit and loss account. Number 1. Number 2. On 1/4/2021, entity will recognize intangible asset at what we call 60. Correct? 60 crores. Expenditure incurred in 22-23 will be added to intangible asset. Intangible asset beginning में 60 का था, 72 ऐड कर देंगे तो carrying amount of the intangible asset as on 31/3/2023 will be 132. Similarly, expenditure incurred in 23-24 of 80 will be added and it will be capitalized. So carrying amount at the end of 31/3/2024 will be 212. Now recoverable amount at the end of 31/3/2024 is 197.08. So entity will have to write impairment loss of 14.92 और impairment loss profit and loss account में write off करते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू यू? और फिर एक क्वेश्चन मैंने ये MCQ से लिया हुआ है, इसको भी देख लें। ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। फिनवर्ल्ड लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 50 लाख। तो जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था वही चीज़ इस क्वेश्चन में भी मैंने तुम्हें बताई हुई है। वो कह रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि 1/4/2021 से तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31/3/2022 को ख़त्म हो रहा है, और वो कह रहा है कि इस साल आपने जो टोटल खर्चा करा है वो 50 लाख का खर्चा करा है, 50 लाख का खर्चा आपने इस साल करा है। अब उसने कहा कि दिस प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 दिसंबर 2021। अब 1 दिसंबर 2021 मान लेते हैं, कहीं यहाँ पर डेट पड़ रही है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। वो कह रहा है कि एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यहाँ पर मीट हो गया। इसका मतलब अब उसने ये भी बता दिया कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट वाज 22 लाख। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये 22 लाख रुपए के खर्चे हुए हैं, इसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। अब 50 लाख में से 22 लाख माइनस कर दें तो इसका मतलब ईयर के एंड में, क्योंकि इस डेट के बाद जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज ही होगा, तो इसका मतलब ईयर के एंड में मेरे पास इंटेंजिबल एसेट नजर आ रहा है अंडर डेवलपमेंट एट 28 लाख की वैल्यू पर। समझ में आ गया? फिर उसने कहा
आगे क्वेश्चन में उसने लिखा है कि फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 वाज 80 lakhs। अब उसने वही चीज़ पिछले क्वेश्चन वाली यहाँ पर भी दोहरा दी। उसने कहा कि जो अगला साल स्टार्ट हो गया 1/4/2022 से और जो कि ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 को, उसने ये बताया कि इस साल हमने, देखो पहले तो ईयर के एंड में 28 है तो बिगनिंग में 28 लाख है। अब वो कह रहा है इस साल हमने खर्चा करा 80 लाख रुपए का, तो इस खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे और 31/3/2023 को तुम्हारी जो वैल्यू नज़र आएगी 28 प्लस दिस, मेरे ख्याल से 108 लाख, तो 108 लाख जो है यहाँ पर नज़र आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है एज एट 31 मार्च 2023 रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड एट 72 लाख। अब ये तो कैरी अमाउंट है, करेक्ट। अब रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कह रहा है 72 लाख का है, तो 72 लाख का रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देंगे तो 36 लाख आपका इम्पेयरमेंट लॉस होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में उसने तुमसे यही पूछा है, वो कह रहा है दिस, अब अल्टीमेटली कह रहा है द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। अब ऑप्शंस दिए हैं तो जाहिर है कि आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 लाख। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ मैंने ये कर करके भी दिया हुआ है और इम्पेयरमेंट लॉस 36 लाख है। तो ये है आपका। अब आप देख ही रहे हैं कि हालांकि ये छोटा ही स्टैंडर्ड है, लेकिन हमने फिर भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी तरफ से इसको कराने की कोशिश करी है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अब शेयर भी करें, और मैं बार बार कहता रहता हूँ ये अच्छा नहीं लगता, अगर आप बुक्स वगैरह भी खरीदेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट व्हाट वी कॉल ट्यूटोरियल्स, करेक्ट। अब इससे ज़्यादा कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बेवजह आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हमें नहीं लगता कि इस तरह की क्वालिटी वगैरह आपको इवन बहुत हाई अमाउंट में भी मिल रही होगी। तो बेटर है कि आप सिर्फ बुक्स खरीदें, तो ऑलमोस्ट फ्री में ये आपको कोर्स मिल रहा है, तो इसका पूरा फ़ायदा और माइलेज उठाने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी नए स्टैंडर्ड के साथ। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।